में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं डाटा का तब अपने को वोल्टेज में वेव्स कैलिब्रेट करने मिलते हैं और तीन तरह के वेव्स मिलते हैं। एक मिलता है पी वेव, एक मिलता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एक मिलता है टी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट depolarization, very good, and T wave represent ये हो रही है पिक्चर। वहां पे ना तो कॉन्ट्रैक्शन लिखते अपन ना ही सिस्टोल लिखते, ठीक है। पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन ये वर्ड्स में लिखा जाता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर, दूसरी चीज है ब्लड प्रेशर। आवाज नहीं होना, ज्यादा अगर समझ में आ रहा होगा तो वैसे बता, उसको कम करना भी आता है अपने को। ब्लड प्रेशर, अब ब्लड जो है ये लिक्विड एंटिटी है, ऑब्वियसली ब्लड लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है बोला जाता है। पर देखो ये लिक्विड स्टेट को ग्रॉसली लिक्विड करके कंसीडर नहीं करना, वो एक्चुअली प्लाज्मा स्टेट है। पर जैसा अगर देखते हैं ब्लड में मोटा मोटा तो मोर देन 50% वॉल्यूम किसका है? वाटर का। पता है तुमको, अपन ने वाटर का वॉल्यूम कैलकुलेट किए थे, ठीक है। अगर चैप्टर का पहला लेक्चर याद हो तो लिखे भी थे तुमने, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग किए थे, ब्लड अलग किए थे, प्लाज्मा अलग किए थे और सीरम अलग किए थे। तो जब ब्लड में मोर देन 50% वाटर अवेलेबल है तो ब्लड में किसका फिनोमिनन ज्यादा है? सोलवेंट का। अब सोलवेंट का फिनोमिनन ज्यादा है, इसीलिए वो किसके तरफ इशारा कर रहा है? लिक्विड स्टेट की तरफ। तो मोटा मोटा ऐसा बोल सकते हैं कि लिक्विड है। अब लिक्विड होने के कारण ब्लड को कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा, लिक्विड है इसका मतलब वॉल्यूम भी है उसके पास। अब जब अपन ने बोला कि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल रहता है प्रेशर के साथ, ठीक है। कौन सा लॉ है जो वॉल्यूम को प्रेशर के साथ प्रोपोर्शनेट कराता है या रिलेट कराता है? क्या बोलता है बॉयल्स लॉ? क्लियर हो रही है पिक्चर? कांस्टेंट टेम्परेचर, अपन ऐसा मान के चलते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्यों बॉयल्स लॉ ले रहे हैं? उसके पीछे भी रीजन है। मैमल्स को याद करो, अपन कौन से एनिमल है? पाइकिलोथर्मिक है या होम्योथर्मिक है? यानी क्या है मतलब उसका? अपना बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसलिए टेम्परेचर को लिया कांस्टेंट। तो P क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या V क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बॉयल्स लॉ यही बोल रहा है, इसी चीज की तरफ ध्यान देने का। अपने को सिर्फ एक ही कंसेप्ट होना कि वॉल्यूम अगर है तो कहीं ना कहीं पे प्रेशर का भी कुछ इफेक्ट रहेगा। अब ये ब्लड वॉल्यूम है तो प्रेशर कौन सा होगा? ब्लड प्रेशर होगा। उसी ब्लड प्रेशर को अपन क्या लिखते हैं? ब्लड प्रेशर को BP करके रेफर किया जाता है। क्या करके रेफर किया जाता है? BP करके। अब ये ब्लड प्रेशर गिनोगे कैसे? प्रेशर गिनने के लिए मोस्टली कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो प्रेशर गिनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मैनोमीटर। मैनोमीटर प्रेशर गिनने के लिए मोस्टली कौन सा मीटर यूज किया जाता है? मैनोमीटर, ठीक है। और वो जो डिजिटलाइज्ड होते हैं उसको बोलते हैं बैरोमीटर, डिजिटलाइज्ड जो रहते हैं, ठीक है। पर मैनोमीटर ये बहुत पुराना एक कंसेप्ट है जहां पे अपन मैनोमीटर से बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर गिन सकते हैं। बस ये मैनोमीटर के कंसेप्ट को उठा के यूज किया जा रहा है ब्लड का प्रेशर नापने के लिए, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम बुक ने दी है पेज नंबर 175 में, वो डायग्राम देखो, इंस्ट्रूमेंट रखा है वहां पे, दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट? वो जो मीटर है जिसके मदद से ब्लड प्रेशर गिन रहा है, वर्ड अच्छे से समझ लेना। नॉर्मल अगर प्रेशर गिनना है किसी भी चीज का, तुम्हारे सामने कोई भी पानी है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसका प्रेशर गिनना है, किसका इस्तेमाल करोगे? मैनोमीटर का। कॉलेज चालू हो रहा है, कॉलेज चालू होने का केमिस्ट्री के लैब में जाने का पड़ा रहता मैनोमीटर, देख लेने का एक बार। मैनोमीटर के मदद से कोई भी लिक्विड मटेरियल का प्रेशर गिन सकते हैं अपन। पर अगर ब्लड का प्रेशर गिनना है तो अपने को जो मैनोमीटर लगता है उसको बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोला जाता है उसे? उसे बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। और ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, ये स्फिग्मोमैनोमीटर में जो कॉलम होता है जो रीड करता है वैल्यू, वो कॉलम होता है मर्क्यूरी का। इसका कॉलम होता है मर्क्यूरी का। डायग्राम देखो, बहुत अच्छे से डायग्राम दिख रही है, वहां पे एक स्केल दिख रही है। अरे एक स्केल दिख रही है, स्केल समझ में आता ना, जिसपे नंबर्स डाले हुए कैलिब्रेटेड है। वो जो कैलिब्रेटेड स्केल है उसमें जो ट्यूब है, उस ट्यूब में मर्क्यूरी भरा रहता है। मर्क्यूरी का मतलब Hg, Hg स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी। पीरियोडिक टेबल में इतना तो पता होगा। अब उन्होंने मर्क्यूरी ही क्यों लिया? कॉलम किसी का भी ले सकते थे, अरे पानी भी भर सकते थे ना वो कॉलम में, मर्क्यूरी ही क्यों इस्तेमाल किया? इनफैक्ट मर्क्यूरी जैसा तो टॉक्सिक मटेरियल अपने पास है नहीं, बहुत टॉक्सिक है मर्क्यूरी। अगर तुम्हारे बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है मर्क्यूरी तो पॉइजनस है वो, कुछ ना कुछ इल हजार्ड देगा वो तुमको। फिर भी अपन ने मर्क्यूरी इस्तेमाल किया, क्यों?
देखे हो क्या स्पिग्मोमैनोमीटर देखे हो? कोई ऐसा बहुत अजूबा तो इन्वेंशन है नहीं वो कि अपने को दूर दराज जाना पड़ता हो देखने के लिए, लेबोरेटरी में जाना पड़ता। सड़क छाप झोल छाप वाले के पास भी पड़ा रहता हो, उसको समझ में आए ना आए वो अलग बात है, पर दिखता तो है अपने को, लगा कि कुछ तो भी करता है वो। तो वहां दिखता है अपने को कि एक कॉलम है, वो कॉलम में मर्क्यूरी कभी राइज कर रहा, कभी फॉल कर रहा, कभी राइज कर रहा, कभी फॉल कर रहा। वो जो जंपिंग हो रही है वो मर्क्यूरी कॉलम की। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, वो जो कॉलम है वो मर्क्यूरी से ही क्यों भरा? दूसरे मटेरियल से भी भर सकते थे उसको, पानी से भर सकते थे, कलर वाले कोई दूसरे लिक्विड से भर सकते थे, मर्क्यूरी से ही क्यों भरा? मर्क्यूरी से इसीलिए भरा क्योंकि अगर टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, जैसा इमेजिन करो पानी से भरा हो और वो स्पिग्मोमैनोमीटर लेके गए तुम राजस्थान में या कोई हॉट वाले एरिया में, इवापोरेशन से पूरा पानी गायब, इधर ये हवा भर रहा, उधर वो कॉलम ही नहीं चढ़ रहा, दिखच नहीं रहा उसको क्या हो रहा, कुछ समझ में आ रहा? इसका मतलब एरर हो सकते हैं ना, और एरर सबसे स्ट्रांग हो सकते हैं, और एरर ऐसे होंगे बीपी होगा कम वो बताएंगे ज्यादा, लेना का देना वैसा नहीं होना चाहिए करके मर्क्यूरी, क्योंकि इसमें क्या है एरर होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये लगभग अनरिएक्टिव है बाकी के सब चीजों को एनवायरमेंट, यानी काफी दिनों तक पड़ा रहा तो वो ना तो किसी वाटर को रिएक्ट होगा, ना ही किसी एयर से रिएक्ट होगा, ना ही टेम्परेचर को इफेक्ट डालेगा उसके ऊपर। अब मर्क्यूरी इस्तेमाल किए जाने के कारण यूनिट हमेशा मर्क्यूरी में लिया जाता है, क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी थोड़ी सी अलग होती है, तो पूरी चीजें मर्क्यूरी के हिसाब से कैलिब्रेटेड होती है। अब वो इंस्ट्रूमेंट को देखो अच्छे से, वो इंस्ट्रूमेंट को अगर देखते हो तो वो इंस्ट्रूमेंट के पास दो ट्यूब्स दिख रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट के पास दो ट्यूब्स, ठीक है। अब वो जो दो ट्यूब है, वो दो ट्यूब में एक ट्यूब को बलून अटैच्ड है, और दूसरा जो ट्यूब है उसको एक कफ अटैच्ड है जो उसी के बॉक्स के अंदर रखा है, डायग्राम में दिख रहा है कफ है। तो ऐसी दो चीजें होती है, एक होता है बलून और एक होता है कफ। कफ अपन टाई करते हैं, कफ बांधते हैं हाथ को, ठीक है, और बलून से क्या करते हैं, तो बलून से अपन एयर का प्रेशर बढ़ाते हैं, एयर का प्रेशर बढ़ाते हैं, तो कफ के अंदर अपन एयर भर देंगे। तो अभी इमेजिन करो पूरी सिचुएशन, अपन ने क्या किया, कफ टाई किया यहाँ पे, और वो कफ के अंदर अपन एयर भर रहे, तो जैसे ही एयर भरेंगे कफ और ज्यादा टाइट होते जाएगा, टाइट होते जाएगा, टाइट होते जाएगा। अब कफ बहुत ज्यादा टाइट होगा तो ये हाथ के अंदर के जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं यानी कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। आई बात समझ में? वो ब्लड वेसल पूरे कंप्रेस किए जा रहे, कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। जब वो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगा तो वो ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड फ्लो होगा क्या? ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल आगे लेके जाएगी क्या ब्लड? तो यहाँ पे तुम्हें ब्लड देखने मिलेगा क्या? कैसे पहचानोगे? अपन पल्स देखते हैं, अपने को यहाँ पे पल्स मिल रही है, अरे मिल रही है नॉर्मली, पर जब अपन इसको पूरा फुला देंगे तो वो ब्लड वेसल क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट होगी। अब ब्लड फ्लो हो रहा है अंदर से नहीं, तो यहाँ पे पल्स मिलेंगे क्या अपने को? नहीं। तो अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक हाथ रखते हैं, इस पॉइंट पर एक हाथ रखते हैं, और धीरे धीरे वो जो बलून है, वो बलून के पास एक छोटा सा वॉल प्रेजेंट होता, वो वॉल को ओपन करते, वो वॉल को ओपन करते तो वो कफ में जो एयर प्रेजेंट है वो बाहर निकलना स्टार्ट होती। तो कफ जो है वो धीरे 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 क्या होता है, खुलते जाता है। यानी वो पहले कंस्ट्रिक्ट करके रखा था ना ब्लड वेसल को, अभी क्या कर रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है ब्लड वेसल को। तो धीरे 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 ब्लड फ्लो होगा आगे, और एक पॉइंट आएगा जहां पे तुम्हें यहाँ पे पल्स वापस से फील होगी। पल्स एब्सेंट हो गई थी ना, जहां पे पल्स फील हुई तुमको, उस समय तुमको मर्क्यूरी का कॉलम देखना है, ठीक है। जैसे ही तुमने एयर प्रेशर छोड़ दिया, मर्क्यूरी का कॉलम धीरे 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 नीचे आता है। जिस पॉइंट पर तुम्हें कफ ढीला होने के बाद पल्स मिलना स्टार्ट हुआ, उस पॉइंट की वैल्यू यानी बॉडी का सिस्टोल। अब ये जो चीज बताया मैं, इसके लिए क्या हाथ भी बराबर काम करने को होना, अपने हाथों में सेंसेशन हो रहा और उतनी समझ भी होना, जो आंखें अपने दिमाग के पास है वो हाथों के पास भी होना जरा, ताकि उनको भी समझ में आए कुछ। अब नहीं रहता, इसीलिए स्टेथो भी दिया उन्होंने, स्टेथोस्कोप से और ज्यादा आसान हो जाता है। अपन फील नहीं कर पाते तो अपन कान को लगा के स्टेथोस्कोप यहाँ पे रख देते, अब वो जितना भी फाइन आवाज होगा वो एम्पलीफाई करके, स्टेथोस्कोप एक तरह का एम्पलीफायर ही, वो क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। जो छोटा सा साउंड है उसको बड़े इसमें सुना रहा है तुमको बस, और दूसरा कुछ काम नहीं है उसका। क्लियर हो रही है पिक्चर? तो स्टेथोस्कोप ने और आसान कर दिया, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, अपने को दो साउंड देखने मिलते हैं। जब अपन कफ को पूरा फुला देते हैं, उसके बाद अपन ने कफ का प्रेशर कम करना स्टार्ट किए, तो कफ का प्रेशर धीरे 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 कम होगा। पहला पॉइंट आएगा जहां पे तुम्हें पल्स मिलना स्टार्ट होगी, यानी साउंड मिलना स्टार्ट होगा। क्लियर हो रही है पिक्चर? वो क्या हुआ, सिस्टोल। फिर और एयर को कम करो, साउंड मिल रहा मिल रहा मिल रहा मिल रहा मिल रहा, फिर एक पॉइंट आएगा कि साउंड मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्पोनेड में गया, वैनिंग में गया।
इसीलिए उस पॉइंट को बोला जाता है डायस्टोल। तो अपने को दो वैल्यूज देखने मिलते हैं बीपी के। जब ये स्फिग्मोमेनोमीटर से अपन वैल्यूज लेते हैं तो बीपी की अपने को दो वैल्यूज देखने मिलती है, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। कैसे लिखते हैं अपन? सिस्टोल ऊपर लिखते हैं, डायस्टोल नीचे लिखते हैं, हमेशा याद रखना। वैल्यूज बीपी की ऐसी लिखी जाती है, सिस्टोल ऊपर डायस्टोल नीचे, और यूनिट लिखा जाता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, मिलीमीटर, क्योंकि स्केल किसमें कैलिब्रेटेड है? मिलीमीटर में, इसलिए एमएम। और कॉलम किसका है? मर्क्यूरी का। जब भी बताया मैं यूनिट इसीलिए मर्क्यूरी के रेफरेंस में लिख रहा है, तो यूनिट याद रखना है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एमएम ऑफ एचजी। नॉर्मल बीपी जो होती है, नॉर्मल सिस्टोल और डायस्टोल की वैल्यू जो है वो है 120/80 एमएम ऑफ एचजी। नॉर्मल, नॉर्मल यानी इसको बोला जाता है नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर यानी नॉर्मल टेंशन। प्रेशर इज नथिंग बट टेंशन। तो नॉर्मल प्रेशर बोलो या नॉर्मल टेंशन बोलो। अब ये नॉर्मल है तो ऑटोमेटिकली इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, हाई हो सकता है या लो हो सकता है। हाई अगर हो रहा है तो उसको नाम दिया जाता है हाइपर टेंशन। क्या बोला जाता है उसे? और अगर लो होता है तो उसे बोला जाता है हाइपोटेंशन। वर्ड देखो बड़े आसान यूज किए जा रहे हैं। हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर क्या है? हाई है। और हाइपोटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर क्या है? लो है। नॉर्मोटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो हाइपरटेंशन। कितना ज्यादा? क्वेश्चन हुआ आता है। तो हाइपरटेंशन बोलने के लिए बीपी जो होना चाहिए वो मोर देन और इक्वल्स टू 140/90 mm of Hg, इतना होना चाहिए। सिंबल समझ में आते हैं ना? मोर देन या इक्वल्स टू, यानी 140/90 बीपी रहा तो अपन क्या बोलते हैं उसे? हाइपरटेंशन। या उससे ज्यादा रहा तो आंख बंद करके फिर हाइपरटेंशन तो बोल नहीं सकते। यानी 130 130/80 रहा तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे क्या? अरे बोलेंगे क्या उसको? 130/80 है तो हाइपरटेंशन बोलेंगे क्या? 130/90 है तो हाइपरटेंशन बोलेंगे क्या? 130/90 अगर है तो हाइपरटेंशन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। 120/90 है तो हाइपरटेंशन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। दोनों वैल्यू कम से कम इतनी होना या इससे ज्यादा होना, दोनों वैल्यू। एक वैल्यू इतनी रही तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों? उसके आगे के रीजन को आएंगे अपन। हाइपोटेंशन में कितना होना चाहिए बीपी? वेरी गुड। तो हाइपरटेंशन में लेस देन और इक्वल टू 100/70 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इतना बीपी होना। क्लियर हो रही है पिक्चर? अब बीपी क्या बताता है अपने को? बीपी कंटिन्यूअसली डायनेमिक फ्लो बता रहा है अपने बॉडी में ब्लड का। अगर बीपी कम ज्यादा हो रही है इसका मतलब ब्लड फ्लो कम ज्यादा हो रहा है। सीधा रेफरेंस लेना है अपने को। ठीक है, बीपी करस्पॉन्ड टू वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ब्लड। जितना ज्यादा बीपी उतना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा वेलोसिटी ब्लड की बॉडी के अंदर, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतने ज्यादा दूर दराज तक जाएगा ब्लड। क्लियर हो रही है पिक्चर? और अगर बीपी कम है इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी अगर कम हो गई ब्लड की तो ब्लड हर नुक्स और कॉर्नर में पहुंच पाएगा क्या बॉडी के? नहीं। तो हर सेल तक ब्लड पहुंच पाएगा क्या? नहीं। हर सेल तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन जाना चाहिए वो जाएगी क्या? यानी हर सेल को ऑक्सीजन। तो हर सेल को ऑक्सीजन मिलने के लिए सबसे प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि ब्लड का प्रेशर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। क्लियर हो रही है पिक्चर? क्लियर हुई? अब इसके बीच में हमेशा डिफरेंस पॉइंट पूछता है वो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। तो दोनों को तो डिफाइन करते आता है तुमको। हाइपरटेंशन यानी जिसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हो, और हाइपोटेंशन जिसका ब्लड प्रेशर 100 से 70 के कम हो। अब इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यानी 120/80 अपन ने अगर नॉर्मल प्रेशर लिखे तो यही वैल्यू नॉर्मल प्रेशर नहीं कहलाती। 130/80 भी नॉर्मल ही है। क्लियर हो रही है पिक्चर? अब ब्लड की प्रेशर की आइडियल वैल्यू तो ये है, पर ये वैल्यू कम ज्यादा हो सकती, क्या हो सकती? फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं एक्सरसाइज किए या जिम विम से आए तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे बॉडी में ब्लड का प्रेशर क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा की तुमने, या कोई कैलोरीज बर्न की, फॉर एग्जांपल जॉगिंग की, वॉकिंग की, साइकिलिंग की, तो ये सब एक्टिविटी में क्या होगा? ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा? ब्लड का प्रेशर इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर बनाने के लिए हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना जरूरी है। हार्ट जितने विगरसली कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहेगा। इमेजिन करो एक बॉल है, एक बॉल के अंदर वाटर भरा है तुमने, उस बॉल को बहुत जोर से कंप्रेस कर रहे तुम,
तो प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा उसमें से जो वाटर ऊज आउट होगा, और धीरे धीरे अगर कंप्रेस कर रहे हो उसी बॉल को तो उसमें से जो वाटर निकलेगा उसका प्रेशर कम रहेगा। समझ में आ रहा है रेफरेंस? तो इसी तरीके से हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी तय करेगा कि किस तरह का प्रेशर है। जैसे कि टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, तो अगर टैकीकार्डिया में है बॉडी तो ऑटोमेटिकली इशारा किधर होगा? हाइपरटेंशन पे। और ब्रैडीकार्डिया में है बॉडी तो क्या इशारा होगा? क्लियर हो रही है पिक्चर? और टैकीकार्डिया कब होता? फिजिकल एक्टिविटी। उसी दिन बताया था हमने, जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, स्ट्रेनस एक्टिविटी होती है, उसमें बॉडी में टैकीकार्डिया प्रेजेंट होता है। टैकीकार्डिया हुआ कि हाइपरटेंशन में ऑटोमेटिकली बॉडी लैंड होती है। टेम्पररी हाइपरटेंशन सबको होता है। टेम्पररी हाइपरटेंशन सबको होता है। टेम्पररी हाइपरटेंशन का मतलब 10-15 मिनट के लिए अपन ने कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर करते हैं, 10-15 मिनट के लिए बीपी जो है वो बढ़ गया, टैकीकार्डिया भी हो गया और बीपी भी बढ़ गया, पर 15-20 मिनट बाद वापस वो नॉर्मल भी हो जाता है या सेटल भी हो जाता है। वो कंटिन्यूअसली उसी मार्जिन पर चलते नहीं रहता। उसके पीछे रीजन है बेटा, ये जो हाइपरटेंशन है, ये हाइपरटेंशन ज्यादा डिजास्टरस है बॉडी के लिए कि ये हाइपोटेंशन ज्यादा डिजास्टरस है? देखो, अगर अपने को शॉर्ट टर्मली देखना है तो हाइपोटेंशन ज्यादा डिजास्टरस है बॉडी के लिए, क्योंकि मैं पहले भी बताया था इसके पहले भी कि हाइपो के जितनी भी चीजें होती है उनका ज्यादा डेंजर होता है बॉडी के लिए, ज्यादा डिजास्टरस होती है वो बॉडी के लिए एज कंपेयर टू हाइपर में। और ये स्टेटमेंट में इसके पहले 3-4 बार बताया, वो तुम पकड़ के रखो या बांध के रखो, तुम्हारी इच्छा। पर लॉन्ग टर्म जब अपन देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में जब अपन कंपेयर करते हैं तो हाइपरटेंशन ज्यादा डेंजरस साबित होता है। क्यों ज्यादा डेंजरस साबित होता है? अपने बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके ब्लड वेसल्स बहुत ही ज्यादा छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल नेफ्रॉन के आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल, उनका जो डायमीटर है वो कितना छोटा है? अरे बहुत छोटा है। वो नेफ्रॉन के जो आर्टेरियोल है वो इस डायमीटर के प्रेजेंट है कि वहां पे एक रेड ब्लड सेल का सेल अगर गया तो जगह ही नहीं बचती कि दूसरा सेल जाएगा। यानी एक सेल के पीछे दूसरा सेल, दूसरे सेल के पीछे तीसरा सेल, जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक सेल के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, ऐसे आराम से एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है किसी के ऊपर से जाने के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इतना छोटा है वो। अब इमेजिन करो अपनी जो आईज है, वो आईज के जो ब्लड वेसल होंगे वो कितने छोटे होंगे, समझ में आ रहा? अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये बहुत छोटे हैं, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण ये ब्लड वेसल्स में से जब ब्लड जाएगा तो ये ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अब ये जो ब्लड वेसल है ये झेल पाएगी क्या वो प्रेशर को? क्या हो जाएगा फिर? ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाएगी, फूट जाएगी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल फूट गई तो क्या प्रॉब्लम होगा? आर्टेरियोल अगर फूट गया नेफ्रॉन का तो क्या प्रॉब्लम होगा? अरे नेफ्रॉन ही काम से गया ना, वो नेफ्रॉन ही काम नहीं कर रहा। अब नेफ्रॉन ऐसा तो है नहीं कि हर रोज बन रहा अपने बॉडी में, वो तो फिक्स्ड डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है। तुमको बताया था 1.2 मिलियन नेफ्रॉन अपने बॉडी में प्रेजेंट है। उसमें से अगर बीपी एकदम से बढ़ गया तो आधे एक घंटे में हो सकता है कि 20-30 हजार नेफ्रॉन या उससे भी ज्यादा नेफ्रॉन बॉडी के डिस्ट्रॉय हो गए, बर्स्ट हो गए तो वो खराब हो गए। ऐसा अगर लॉन्ग टर्मली चल रहा है, इमेजिन करो अगर किसी को बहुत ही बेकार प्रॉब्लम और कंट्रोल ही नहीं हो रही उसकी बीपी और काफी समय से चल रहा है, तो कितने सारे नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो गए उसके बॉडी के। अब उतने नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय होने के बाद ऑब्वियसली किडनी उस लेवल पर फंक्शन कर पाएगी क्या? तो इसके फीचर्स अपने को इस तरह से दिख रहे हैं कि हाइपरटेंशन अभी किसमें डाइवर्ट किया जा रहा है? क्रोनिक किडनी फेल्यूर में। वैसे ही अगर आंखों के ब्लड वेसल बर्स्ट हो रहे तो ब्लाइंड होते रहेगा, तो धीरे धीरे ब्लाइंड होगा। ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन है जो अपने को हाइपरटेंशन के देखने मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। क्लियर हो रही है पिक्चर? और ये सब कराने के लिए बीपी 140/90 नहीं होना चाहिए, सिस्टोल की वैल्यू 200 के ऊपर होनी चाहिए और डायस्टोल की वैल्यू 150 या 200 के लगभग होनी चाहिए, और उतनी होती है 260/260/180 ऐसे तक बीपी प्रेजेंट होते हैं लोगों के। और ऐसे बीपी में भी वो खुद अपने पैरों से चल के आता है दवाखाने तक, जाता नहीं वो अलग बात है, फैक्ट है ना। यानी उसका विल पावर इतना स्ट्रांग था कि उतने बीपी में भी वो घूम फिर रहा था, मजाक नहीं है बेटा। तुमको पहले भी बताया था मैं, अपनी जो कैरोटिड है, क्योंकि इसके बाद आएंगे अपन ब्लड वेसल, अपनी जो कैरोटिड आर्टरी है, ये कैरोटिड आर्टरी के अंदर इतना जोरदार प्रेशर होता है, अगर तुम सिरिंज लेते हो और सिरिंज को अगर डालते हो ये कैरोटिड में, तो तुमको दोनों हाथों से उसका पिस्टन पकड़ के रहना पड़ता। अगर तुमने हाथ छोड़ा तो वो पिस्टन बाहर फेंक देगा, पूरा निकल जाएगा वो पिस्टन सिरिंज में से। इतना जोरदार प्रेशर है वो कैरोटिड के अंदर, तो समझ में आ रहा है? बहुत जोरदार प्रेशर है।
अब इतना प्रेशर नॉर्मल ही है क्योंकि नॉर्मल बीपी है, तो इमेजिन करो अगर हाइपरटेंशन हो गया तो वो प्रेशर कितना हो जाएगा, अरे इतना प्रेशर हो जाएगा कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। और ये जो पूरा ब्रेन है ये क्रेनियम के अंदर पैक है, तो इसके जो ब्लड वेसल है ये ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर बढ़ गया तो फटाफट ये ब्लड वेसल बर्स्ट होना स्टार्ट हो गया। ब्लड वेसल बर्स्ट होना स्टार्ट हो गया तो वो पूरा ब्रेन प्रेशर में है, वो काम ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ब्रेन थोड़ी सरक सकता बाहर, उसको तो क्रेनियम ने कवर करके रखा है। इमेजिन करो ना वो सैंडविच है ना बीच में, तो वो बाहर नहीं निकल सकता, वो अंदर ही दबा है और दबे दबे ही पूरा खराब हो जाएगा। ओल्ड एज पर्सन में अचानक पैरालिसिस आ जाता, और पैरालिसिस कैसा आता, वन साइड जाता नहीं, उसकी आंखें नहीं खुलती, वो बोल नहीं पाता, कुछ नहीं, बस नाम के लिए है, सांसें चल रही। देखे हो क्या कभी? इन्फार्क्ट बोलते हैं, ऐसे ब्रेन में इन्फार्क्ट आते हैं, और इन्फार्क्ट लाने के लिए हाइपरटेंशन सीरियस कॉज है, सीरियस कॉज है। इन्फार्क्ट लाता है हाइपरटेंशन, और वो इन्फार्क्ट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन देके जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल ब्रेन के कोई एक हाथ पार्ट में इन्फार्क्ट आ गया और ब्रेन का वो पार्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल को संभाल रहा था, तो बॉडी का वो कंट्रोल चले गया। जैसा अगर राइट साइड में इन्फार्क्ट आ गया तो लेफ्ट साइड का कंट्रोल चले जाएगा बॉडी का, तो उसका अपन बोलते हैं लेफ्ट साइड पैरालिसिस है। लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में इन्फार्क्ट आ गया तो राइट साइड का पैरालिसिस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ मोटा मोटा ब्रेन पढ़ेंगे तब आएगा, पर ये सब चीजें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाइपरटेंशन के लिए। अब हाइपरटेंशन हो या हाइपोटेंशन हो, दोनों में वैल्यूज दो है अपने पास, सिस्टोल और डायस्टोल। ये दोनों वैल्यूज में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, सिस्टोल का या डायस्टोल का? अपना किसके तरफ ध्यान ज्यादा होना चाहिए, सिस्टोल की तरफ या डायस्टोल की तरफ? डायस्टोल। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिस्टोल बहुत रैपिडली वेरी करता है, बहुत जल्दी ट्विस्ट करता है, फ्लिप करता है जल्दी, उसको समय नहीं लगता फ्लिप करने के लिए, जल्दी फ्लिप करता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऑफिस जाओ और ऑफिस से यहाँ थोड़ा सा दौड़ के जाओ या फोर्सफुली वॉक करके जाओ, तुम्हारे बॉडी का सिस्टोल बढ़ा हुआ है। इनफैक्ट तुम अगर बैठे हो और वो डिजिटल वाले अभी आते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर, डिजिटल वाले यानी हकीम बाबा वैद्य के लिए बना है वो कंपनी, क्योंकि उनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता, बस पट्टी लगा दो और बटन दबा दो, सब लिख के आता वैल्यू कितनी है सिस्टोल और कितना है डायस्टोल। वो एक ही इंसान का हर 5-5 मिनट में 5 बार लो, 5 अलग वैल्यूज मिलेंगे तुमको। इससे पता चलता है वो इंस्ट्रूमेंट कितना बकवास है। अब वो बैठता हर 5 मिनट में तुम वैल्यू ले रहे हो, चेंज कैसी हुई वैल्यू? वैल्यू तो फिक्स रहनी चाहिए, अरे रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, पर चेंज हो रही है ना, इसलिए उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहा। इनफैक्ट जो भी पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं वो उसको इस्तेमाल नहीं करते, इसको इस्तेमाल करते जो तुम्हारी किताब में दिया है। किताब में भी इसीलिए दिया है ना, वो नहीं तो वो भी दे सकते थे। क्यों दिया है ये पूरी प्रोसेस क्यों बताई मैं बाजी? नहीं तो वो तो आसान है, पट्टे लगा दो, बटन दबा दो, हो गया खत्म। काय को दिमाग को टेंशन देना है अपने को? कुछ नहीं, उसको तो ना अस्तित्व लगता ना कुछ लगता, कुछ भी नहीं, और तुरंत समझ में आता। पर वो बकवास है, क्यों? क्योंकि एरर ज्यादा होता है। अपने को ये दोनों वैल्यू में ज्यादा फोकस डायस्टोल के तरफ रहता है, क्योंकि डायस्टोल की वैल्यू अगर थोड़ी सी भी अल्टर होती है तो प्रेशर के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आता है। क्लियर हो रही है पिक्चर? अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर हाइपोटेंशन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर हाइपोटेंशन? क्या कॉजेस है हाइपरटेंशन के, क्या कॉजेस है हाइपोटेंशन के? चलो जल्दी जल्दी पहले हाइपरटेंशन के कॉज बताओ। अरे ये पढ़े हैं अपन, इसीलिए पूछना, पढ़े नहीं होते तो बताया होता, पूछा नहीं होता। पर वो पिछले साल पढ़े ना, यानी 11th में पढ़े ना अपन। हाइपरटेंशन क्यों होना चाहिए? अबे मूर्खो, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे को, यानी वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर, वेरी गुड, और वॉल्यूम कम हुआ तो समझ में आ रहा? पर इसके लिए क्या जरूरी है? और टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना चाहिए। और ये कहाँ प्रेशर काउंट किए थे? इंजन में। इंजन क्या है? क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सर्किट है। अपन ह्यूमन को ओपन सिस्टम, ओपन सर्किट में पार्टिसिपेट करवाते, यानी ओपन सिस्टम, ओपन सर्किट का एग्जांपल रखते। इसीलिए अपने बॉडी में पीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता। समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो अगर अपने बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अरे कम तो इसके हिसाब से होगा, पर ये क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल है ना, इंजन में पढ़ा जाता है ना बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ नॉन लिविंग एंटिटी के ऊपर का है, लिविंग एंटिटी का है क्या है? अपन डायनेमिक स्टेट में है ना, तुम भूल क्यों रहे? अपन डायनेमिक स्टेट में, अपन एक ही स्टेट में पढ़े हैं क्या? इक्विलिब्रियम के स्टेट में है क्या अपन? नहीं है ना। समझ में आ रहा है? तो अपने बॉडी में प्रेशर और वॉल्यूम लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर भी कम होगा। सीधी सी बात है। तो प्रेशर अगर बढ़ाना है तुमको, यानी बीपी अगर बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, तो सबसे आसान तरीका है वॉल्यूम बढ़ाओ, और प्रेशर कम करना है तो सबसे आसान तरीका है
अब ब्लड का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होगा? एक तो आंसर दे दो उसके फटाफट। काफी सारे रीजन है, तो यही समझ में नहीं आता तुम्हारा लाइट कैसे क्या नहीं जलता। इतना सब होने के बाद तो उतना समझ में आना चाहिए अपनी। वेरी गुड। तो जैसा ब्लड डोनेशन किया किसी ने तो क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड गया उसके बॉडी में से। अब उसने बोला ब्लड डोनेशन, और कहा डोनेट कर दे अपन ब्लड, एक कैंप में, दूसरा अब वही हॉस्पिटल कैंप, बैंक में, ब्लड बैंक में एक डोनेट किया, और दूसरा ब्लड कहाँ डोनेट करते अपन? रास्ते पर, एक्सीडेंट, यानी ब्लड लॉस, हेमरेज, दिस ऑल आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। समझ में आ रहा? और ब्लड का वॉल्यूम कैसे कम हो सकता है? ब्लड में क्या है सबसे ज्यादा? अब वाटर का वॉल्यूम कम हो गया बॉडी में, कोई दिन में 15 बार जा रहा डिफिकेशन के लिए, डायरिया हो गया उसको, डिसेंट्री भी हो गया साथ में। फिर अरे 15 बार जाने के बाद 16वीं बार जाएगा तो अब शायद अपने पैरों पे नहीं जा पाएगा, या गिर जाएगा वहां पे, आ नहीं पाएगा वो। अरे कितनी वीक हो जाएगी बॉडी, कितना वाटर उसके बॉडी में से लॉस हो गया, तो इससे ब्लड प्रेशर के ऊपर भी इफेक्ट आएगा ना, तो वो भी हाइपोटेंशन का, यानी एक्सेसिव वोमिटिंग या डायरिया, डिसेंट्री। वोमिटिंग से भी निकल रहा है, डायरिया डिसेंट्री से भी निकल रहा है, पर लॉस तो हो रहा है वाटर का। और कोई रीजन हाइपोटेंशन का? अरे लूप ऑफ हेनले में से बहुत ज्यादा वाटर को एक्सक्रीट किया जा रहा है, वाटर को रीएब्सॉर्ब यानी वाटर को कंजर्व नहीं किया जा रहा है। 4 तो एग्जांपल हो गए, या 4 रीजन हो गए तुम्हारे पास हाइपोटेंशन। अब हाइपरटेंशन की तरफ, हाइपरटेंशन पहला एक्सेसिव एक्सरसाइज, वेरी गुड। तो एक्सेसिव स्ट्रेनस एक्टिविटी या स्ट्रेस, स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं बोलते, उसकी क्या बोला जाता है? स्ट्रेस। अगर कोई स्ट्रेस में तो उसका बीपी बढ़ता है। सीधी सी बात है कि अपन ने अपने घर वालों को अगर थोड़ा सा टेंशन दिए तो उसका उनका थोड़ा सा दिमाग ऊपर नीचे होता है, यानी बीपी ऊपर नीचे होता है। दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस। दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर हाइपरटेंशन। अदर रीजन, अब जैसा ब्लड लॉस के कारण हाइपोटेंशन हो रहा है, तो ब्लड तो नहीं चढ़ाते अपन किसी को, और इतना भी नहीं चढ़ाते कि उसको हाइपरटेंशन हो जाए, है ना। ब्लड यानी कोई जूस तो है नहीं बेटा 2 घूंट ज्यादा पी ले, वैसा नहीं है ना, वो अलग चीज है ना। तो वैसा तो होगा नहीं कि ब्लड ज्यादा दिया करके हाइपरटेंशन हो गया। ऐसे बकवास रीजन ना तो बोलने का ना तो लिखने का। कोई अदर रीजन? अरे लूप ऑफ हेनले की तरफ ध्यान दो ना। अगर ज्यादा वाटर कंजर्व किया जा रहा है तो ज्यादा वाटर लूप ऑफ हेनले वापस खींच रहा है, तो ब्लड में वाटर का लेवल बढ़ते जा रहा है। ब्लड में वाटर बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का कैसे नहीं लगाते हो तुम दिमाग। अब ज्यादा वाटर क्यों आएगा लूप ऑफ हेनले में से? वाटर किसके पीछे दौड़ता? सोडियम ज्यादा आया करके वाटर ज्यादा आया, तो या तो सोडियम का लेवल राइज करो बॉडी में तो वाटर का लेवल राइज होगा, या लूप ऑफ हेनले में इस तरह से चेंज कराओ कि वो ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा। इसलिए तो बोलते हैं अपन ज्यादा नमक, बोलते हैं या नहीं बोलते? और जो बीपी वाले उनको पहले ही बोलते हैं नमक से परहेज। एक तो नमक नहीं खाओ, पर वो जमता नहीं, बिना नमक के तो अपन खाना ही नहीं खा सकते, तो जितना कम हो सके उतना कम नमक खाओ। एक्चुअली उनके लिए लो सोडियम सॉल्ट आता है, तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अपने गरीब कंट्री के लोग बियर नहीं कर पाते उसको, इसीलिए अवॉइड किया जाता है। क्लियर हो रही है पिक्चर? अपने को अगर रास्ते पर घूमते हैं तो ज्यादा एग्जांपल किससे मिलते हैं? हाइपर के या हाइपो के? हाइपो के मिलते क्या? क्यों नहीं मिलते? बताया, ज्यादा डिजास्टरस है। एग्जांपल अपने तक पहुंचने के पहले ऊपर पहुंच जाए। समझ में आ रहा है? ज्यादा डिजास्टरस है ना वो। क्लियर हो रही है पिक्चर? अभी इसके बाद है दूसरा टॉपिक, दैट इज पल्स पॉइंट। पल्स, व्हाट डू यू मीन बाय पल्स? पल्स बहुत बड़ी चॉकलेट है बोलना उसका नाम। है ना? क्या है पल्स? पल्स इज नथिंग बट रिदमिसिटी ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में से जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो ब्लड जब फ्लो होता है तो वो रिदमिसिटी में फ्लो होता है। देखो हार्ट ऐसा तो नहीं है इंजन जैसा कि कंटिन्यूअसली एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट ही होते रह रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, रिलैक्स हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, रिलैक्स हो रहा। तो उसमें का ब्लड ऐसा कंटिन्यूअस फ्लो में है,
या ऐसा स्टैसिस में है, स्टैसिस में कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं, स्टैसिस यानी कैसा, रुक रुक के आगे बढ़ रहा। नल से पानी कैसे आता, आते ही रहता, एक बार नल चालू कीजिए। यहाँ पे वैसा नहीं, थोड़ा पानी जा रहा फिर पॉज, थोड़ा पानी जा रहा फिर पॉज, थोड़ा पानी जा रहा फिर पॉज, यानी अटक अटक के घूम रहा हो। समझ में आ रहा? इसका मतलब जब तुम ब्लड लेके जाने वाले ब्लड वेसल को हाथ लगाओगे बाहर से, तो तुम्हें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, जब लगेगा अभी ब्लड जा रहा तो ब्लड वेसल बड़ी होगी, फिर ब्लड जाने के बाद ब्लड वेसल छोटी होगी। तो क्या दे रहा है वो सरफेस, तुम्हें बीट दे रहा है, तुमको समझ में आ रहा है कि ब्लड फ्लो हो रहा या नहीं हो रहा। उस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, पल्स। अब अपने बॉडी में काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जहां पे अपन ये पल्स को पकड़ सकते हैं, काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जहां पे अपन ये पल्स को पकड़ सकते हैं। बुक ने बहुत अच्छी डायग्राम दिया 174 पेज नंबर पे, दिख रहा है क्या पल्स पॉइंट, डमी इंसान दिया है और वहां के पल्स पॉइंट दिए, दिख रहा है। स्टार्ट करते चेहरे से, चेहरे पे अपने को एक पल्स पॉइंट वाला पॉइंट मिलता है जहां पे अपन पल्स ले सकते हैं, जिसको बोला जाता है फेशियल आर्टरी। कहां प्रेजेंट है फेशियल आर्टरी, देखो बड़ा एरो किसकी तरफ दिखा रहा हूं, लिप्स। तो ऐसा लिप के ऊपर हाथ रख के अपन पता चलता है अपने ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए तो मैं बोला ना बोलते समय वो डमी पीस है, बोला या नहीं बोला, इंग्लिश को पकड़ते नहीं, कोई डुबाएगा अपने को, वो डमी है। आंखें बंद करके उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हम, जैसा इधर की अपन ने स्पिग्मोमैनोमीटर पे आंखें बंद करके विश्वास उस पर नहीं कर सकते, वो डमी है, अपने जैसी डुप्लीकेट कॉपी है वो। अपन ओरिजिनलिटी कहाँ रखते हैं? अरे घर वालों के रूल्स और रेगुलेशन अपन घर पे रख के आते हैं ना, यहाँ तक लेके आते क्या है, अपने दो चेहरे, घर का अंदर अलग और यहाँ का अलग। इधर के लोगों को वो नहीं पता, उधर के लोगों को ये नहीं पता, है ना? ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी बोलता। अपार्ट फ्रॉम जो कहाँ प्रेजेंट होगी फेशियल आर्टरी या फेशियल वेन, फेशियल ब्लड वेसल, चीक्स के। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहा है तो उसके फोरहेड पे वगैरह अपने को मिलते हैं ब्लड वेसल्स, वेन्स वगैरह देखने मिलते हैं, ऐसी बाहर निकली रहती है प्रोमिनेंट, या किसी के ऐसे ईयर के पीछे यहाँ का जो पॉइंट है यहाँ से ऐसी होती हुई दिखती है अपने। तो अगर जब अपन फील करते हैं उसको तो उसके ऊपर भी सेंसेस पता चलते हैं अपने को पल्स की तरह कि उसमें से ब्लड जा रहा है या नहीं जा रहा। पर उसके लिए सेंसेशन ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना, अपने इतने पावरफुल सेंसेशन होना कि क्या बताऊँ। जैसे छोटे बच्चों में सेंसेशन होते, छोटे बच्चों में कितने स्ट्रांग सेंसेशन होते हैं। अगर छोटे बच्चे का ऐसे आंखों के साइड से ऐसा तुम अगर उंगली फेरते हो तो मुंह खोल देता हो, उसको लगता है कि कोई खाने की चीज अभी आ गई। वो रिफ्लेक्स है उसका, वो रिफ्लेक्स है उसका, समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्स है उसका वो। और वो सब चीजें समझने के लिए अपनी फिंगर टिप्स जो ये फिंगर टिप बहुत ज्यादा सेंसफुल होनी चाहिए, यानी एकदम आर्टिस्टिक होनी चाहिए, और वो बहुत कम लोगों की रहती। इसीलिए ये फेशियल ब्लड वेसल से पल्स पॉइंट करना ये बहुत हरक्यूलियन टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है। वो हर किसी की बात नहीं, कोई लाखों में एक आधा है जो उसको कैलकुलेट कर सकता है, अपने जैसा तो नहीं कर। अरे पढ़े लिखे नहीं कर पाते तो अपन क्या नहीं रहता, वो सेंस की बात है ना बेटा, वो सेंस की बात है। ऐसा नहीं कोई मीटर कोई इंस्ट्रूमेंट की मदद से करता है, वो सेंस है, वो परसीव करना पड़ेगा तुमको। और वो परसीव करने के लिए तुम्हारे उंगलियों के हाथ के ऊपर के सेंसेस उतने अच्छे होने चाहिए ना, तभी तो परसीव करेगा। अब जो 24/7 फ्रिज के अंदर ही बैठा रहता, जो कभी बाहर निकला ही नहीं, पानी पूरी अपनी जिंदगी में खाया ही नहीं, उसके सेंसेशन स्ट्रांग रहते, वो परसीव कर सकता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो स्कूल जाने के अलावा दूसरे कोई काम के लिए घर से बाहर कभी निकला नहीं, और लगभग पूरी जिंदगी में पानी तक बाहर का उसने पिया नहीं, यानी उसकी बॉडी इतने तरीके से आइसोलेटेड है, वो बॉडी के जो सेंसेशन है वो थोड़े से अलग है। क्यों बोल रहा हूँ? थोड़ा सा भी बाहर निकला हो और चींटी ने भी काट लिया उसको, तो फिर उसके रिएक्शन देखो, सही नहीं पाता वो। क्यों? क्योंकि कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ, क्योंकि सेंसेशन बहुत स्ट्रांग है उसकी। अपन के साथ 70 दिल हो गए, अपने को फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है अभी बात समझिए। तो अपने सेंसेशन क्या हो गए पूरे, अपने सेंसेशन रगड़ रगड़ के पूरे ब्लंट हो गए, जिसको बधिर बोलते हैं मराठी में, ब्लंट हो गए पूरे। अब वो सेंसेशन नहीं रहे, उनको कोई लेना देना नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। यानी आज के बाद तो ऐसा हो जाएगा कि 10 साल बाद किसी ने ऐसी माचिस की लकड़ी भी जला के तुम्हारे हाथों में रखी तो तुम हाँ क्या है वो लकड़ी है ना, इस लेवल तक पहुंच जाते। नहीं मैं बता रहा क्यों, क्योंकि इसी के काफी अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस अपने को डायबिटीज में देखने मिलते हैं, जो कि बहुत भयावह होते हैं। डायबिटीज वाले को पूरे सेंसेशन चले जाते, उसको पता ही नहीं चलता, और इतने बेकार तरीके से सेंसेशन चले जाते बेटा। वो फैंटम में जीता, फैंटम पता है क्या?
फैंटम यानी इल्यूजन, सोचना कि ऐसा कुछ होगा पर वैसा होता नहीं है वैसा, दैट इज नोन एज फैंटम। रोल्स रॉयस के कार का नाम है फैंटम, है ना। जो लोग सोचते वो उसने बनाया, बहुत लग्जरियस गाड़ी है, देखना गूगल, क्योंकि महंगी अपन शायद ले पाए, बहुत ज्यादा महंगी है। अरे इंडिया में भी 12-13 ही गाड़ियां है ना, वो पूरे इंडिया में 12-13 ही गाड़ियां है, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है। एक अमिताभ बच्चन सर के पास है, बड़े है, सीनियर है सर, यानी कोई पढ़ाते थोड़ी है क्लास में, एटलीस्ट वी शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्रीब्यूशन इन हिज फील्ड, इस डोमेन जो भी है उनका डोमेन हो। डायबिटीज के पेशेंट के साथ क्या होता है, उसके पैर के सेंसेशन इस कदर चले गए कि अगर वो चल रहा है फॉर एग्जांपल, और उसके पैर में मान लो उसने फुटवेयर नहीं पहने, चप्पल वगैरह नहीं पहनी है, वो चल रहा है, कोई कील आया, कोई मेटल की चीज उसके पैर के कांटेक्ट में आई और वो घुस गई उसके पैर के अंदर, और घुस गई यानी पैर को फाड़ दिया उसने, और काफी सारा ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड निकल रहा है और मसल तक निकल गई बाहर, पर फिर भी उसको पता नहीं चला। जब कोई बताता अबे तेरे पैर से खून निकल रहा है, जब वो देखता तब उसको समझ में आता, और वो रुकता भी काहे को, तो वो खून रोकने के लिए, उसको दर्द नहीं हो रहा। यानी इसी का दूसरा मतलब ये है कि अगर तुम काट भी दोगे ना उसका पैर, तो उसको पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा हूँ, उसको पता ही नहीं चलेगा कि पैर काटा या नहीं काटा, क्योंकि सेंसेशन उसके पूरे, वो जो बॉडी में शुगर जमा हो रही थी ना, वो शुगर ने पूरे सेंसेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और ये तीनों तरह से होती है। ये नेफ्रोपैथी में भी कन्वर्ट होती है, जो किडनी को डिस्ट्रॉय करती धीरे धीरे। ये रेटिनोपैथी में भी कन्वर्ट होती है, जो आईज को डिस्ट्रॉय करती। तो डायबिटीज वाला धीरे धीरे स्टेप वाइज फैशन में जाता होता है, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन में लैंड होता है और फिर जाता है आराम से। ये कौन से पेशेंट जाते हैं, जो अपने शुगर कंट्रोल नहीं करते, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो किसी को अगर डायबिटीज है, वो बहुत अच्छा योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत अच्छा डाइट है और शुगर उसकी कंट्रोल है, उसको कुछ नहीं होने वाला, वो पूरा नॉर्मल है, उसको कोई लेना देना नहीं, ना तो न्यूरोपैथी से ना नेफ्रोपैथी से। अगर अपन उसको बाल भी चुभाते हैं पैर पे तो उसको सेंसेशन आ जाए, है बहुत अच्छे सेंसेशन है जैसे अपने वैसे, क्यों, क्योंकि कंट्रोल्ड है। डायबिटीज में यही फर्क है, डायबिटीज इज नॉट अ डिसीज, इट इज द कंडीशन। कंडीशन है वो, डिसीज नहीं है, बीमारी नहीं है, बस उसको कंट्रोल करना जरूरी है। अपन ने भी घूमना फिरना बंद कर दिया, सिर्फ खाना चालू किए, इनकमिंग फ्री आउटगोइंग बंद, महीने भरे बाद अपने को भी डायबिटीज होता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, वो कंडीशन है, और जो टेम्पररी भी रहती है और परमानेंट भी रहती है। अब वो तुम्हारे हाथ में, तुम अगर एक्सरसाइज करते हो तो टेम्पररी, अगर तुम नहीं करते एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, परमानेंट। तो ये है फेशियल आर्टरी के पॉइंट। फेशियल आर्टरी के बाद दूसरी आर्टरी है, दैट इज टेम्पोरल। टेम्पोरल यानी टेम्पोरल लोब, कहां रहता है टेम्पोरल लोब, कहां है टेम्पोरल, ये यहाँ पे फेशियल है, यहाँ पे बताया तुमको कान के पीछे, वो टेम्पोरल। टेम्पोरल के बाद आओ कैरोटिड। कैरोटिड कहाँ देखने मिलती है अपने को, कैरोटिड ठीक नेक में देखने मिलती है, तो देखने नहीं मिलती, उसको फील करना पड़ता है अपने, देखने नहीं मिलती। हाँ, जो बहुत ज्यादा स्ट्रीनस एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, यानी जिसका खुद का वेट 70-80 किलो और वो 150 किलो का वेट उठा रहा, तो जो प्रेशर उसके बॉडी में बिल्ड होगा, वो प्रेशर से वो एग्जीक्यूट हो सकती, उस प्रेशर से वो टिक सकती कुछ समय के लिए। बहुत ज्यादा विगरस एक्टिविटी करने वाले, जैसा फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग, मीना चानू, मेरा भाई चानू जैसे लोग, ठीक है, उनके नेक के तरफ अगर तुम देखते हो अच्छे से, तो नेक के ब्लड वेसल काफी अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। क्लियर हो रही है पिक्चर। तो अपन फील कैसे करते हैं, अपन एक्सटेंशन करवाते, कभी नीचे देख के नहीं, फ्लेक्शन भी नहीं, एक्सटेंशन अपन ऊपर देखने के लिए बोलते। फिर ये गला जब एक्सटेंड हो जाता है तो अपन ये हाथ से पूरा ऐसा पाल्पेट करते पहले, फिर ये पूरे हाथ में कहां सेंसेशन आते हैं वो पता चलता है अपने को। अगर यहां सेंसेशन आ रहा है तो फिर ये 3 उंगलियों से उसको पाल्पेट करते, तो समझ में आता अपने को। दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट कैरोटिड और राइट कैरोटिड, पता है तुमको, ठीक है। कैरोटिड बहुत स्ट्रांग है, कभी भी दोनों कैरोटिड को एक साथ पाल्पेट नहीं करते। मैंने हाथ कैसा रखा, या तो ऐसे या तो ऐसे, ऐसे कभी पाल्पेट नहीं करते। क्यों, क्योंकि ब्रेन की तरफ ब्लड भेज रहा है वो। अगर दोनों कैरोटिड को एक साथ दबाए अपन तो कोई भी ब्लड नहीं लेके जा रहा, अरे तुम दबाओगे तो रुक जाएगा ना ब्लड। अब तुम कितने समय के लिए रोक रहे, ये तुम्हारे हाथ में, समझ में आ रहा। अब पर अपन ने अगर दबाया तो उस कैरोटिड आर्टरी का ब्लड तो रुक गया, तो दूसरी आर्टरी को फ्री रखना ताकि वो तो ब्लड लेके जाए, इसको कुछ तो मिले। दोनों को एक साथ दबाया तो सफोकेशन, डेथ, अरे दम उड़ जाएगा ना उसका, क्राइम पेट्रोल, पूरा ढीला काम है अपना, दिमाग की बत्ती नहीं जलती अपनी। उसके बाद है ब्रेकियल आर्टरी, दिख रही है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ देखने मिलेगी अपने को, तो ब्रेकियल आर्टरी मोस्ट कॉमनली ब्रेकियल प्लेक्सस में देखने मिलेगी। ब्रेकियल आर्टरी थोड़ी सी अनपाल्पेटेबल है, एक्सिला का जो रीजन है, ठीक है, आर्मपिट का जो रीजन है, आर्मपिट के रीजन को एक्सिला बोला जाता है। वो जो आर्मपिट का एक्सिलरी रीजन है, वो एक्सिलरी रीजन में पाल्पेट होती है,
पर वहां पे फैट का एक बहुत अच्छा लेयर प्रेजेंट होने के कारण वो जो आर्टरी है उसके ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो अपन बहुत अच्छे से पाल्पेट नहीं कर सकते ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद है दूसरी रेडियल, और रेडियल के बाद फीमोरल। क्लियर हो रही है? अब रेडियल और फीमोरल, सॉरी रेडियल और फीमोरल नहीं है, नहीं फीमोरल नीचे की है, रेडियल और अल्नार रहती है। ठीक है, रेडियल है, अल्नार है। रेडियल अपने को देखने मिलती है यहां पे, इसको क्या बोलते हैं? मेरा हाथ जहां पे है इसको एल्बो, एल्बो जॉइंट। ये एल्बो जॉइंट में ये है जॉइंट, और ये जो लेयर है, ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं क्यूबॉइटल फोसा। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबॉइटल फोसा। और ये क्यूबॉइटल फोसा इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर लेने के लिए। ब्लड प्रेशर यहां से लेते, देखे होंगे ना, स्टेथोस्कोप कहां रखता डॉक्टर? ठीक यहीं पे रखता। और यहाँ पे कौन सी आर्टरी है? रेडियल। यानी किसका प्रेशर ले रहे हैं अपन? रेडियल का, या तो राइट रेडियल का या तो। अब इसी को क्यों चूज करते हैं अपन? क्योंकि ये सीधा हार्ट के पास है। यहाँ का प्रेशर यानी हार्ट का प्रेशर, क्योंकि आसपास है ना वो, तो जितना प्रेशर यहाँ है लगभग उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा। क्लियर हो रही है पिक्चर? और अगर थोड़ा सा आगे जाते तो यहाँ पे भी मिलती है अपने को, क्या नाम होगा इसका? ब्रेस्ट नहीं, मिलती है अपने को आर्टरी जिसका बहुत अच्छे से तुम पल्स ले सकते हो। कौन सी होंगी? अरे इसको रेडियल बोले, क्यों नाम दिया रेडियल? वेरी गुड, रेडियस बोन है ना, तो इधर। और दूसरा कुछ? रेडियल अगर इस साइड से चल रही है ना तो अल्नार इस साइड से चलती है। दोनों अपोजिट चलते हैं, साथ में नहीं चलते, क्योंकि एक बंद होगी तो दूसरी तो काम करेंगे। शंट मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। बॉडी बहुत होशियार है, जितने अच्छे तरीके से उसको बनाया उतने अच्छे तरीके से अगर उसको इस्तेमाल किया ना तो कहाँ पहुंच जाएंगे। जो बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है उसी को तो संत महात्मा बोलते हैं। कंट्रोल रहता है उसको बॉडी को, नहीं तो क्या ही चल रहा फिर। अरे तुमने अगर ऐसा किए तो ये जॉइंट बंद हो गई, ये जॉइंट बंद हो गई, तो यहाँ की रेडियल आर्टरी क्या हो गई? बंद हो गई, तो ब्लड जाएगा क्या आगे? तब अल्नार काम करेंगी ना। तो समझ में आ रहा क्या? इस खूबसूरत तरीके से शंट बना के रखा है। तो अल्नार अपने को इस साइड देखने मिलती है, रेडियल इस साइड देखने मिलती है। यहाँ पे कौन सी है जिसको पकड़ते हैं अपन? अरे इसी को पकड़ते ना, फील करते ना तुम, ये है या नहीं है? देखना, थोड़ा सा गूगल करना, आसान तरीका तुम्हारे लिए। उसके बाद लोअर लिम्स की तरफ आओ, तो लोअर लिम्स में सबसे पहली रहती है इंग्वाइनल। इंग्वाइनल कैनल के पास, ठीक है, इंग्वाइनल कैनल के पास जो रहती है दैट इज इंग्वाइनल। वो इंग्वाइनल के थोड़ा सा साइड में आया अपन फीमोरल। ठीक है, जैसा थाई स्टार्ट हो रहा है अपना, तो अपने को जहां से एब्डोमेन से थाई निकला बिल्कुल वो पॉइंट पे देखने मिलती है अपने को फीमोरल। तो यहाँ पे मिलेगी फीमोरल। ठीक है, फीमोरल से नीचे जाएगी, ये पीछे चली गई, तो नी के पीछे अपन देखते हैं, तो नी के पीछे अपने को मिलती है पॉप्लिटियल। क्या मिलती है? पॉप्लिटियल। उसके फिर आगे नीचे जा रहे हैं अपन, तो आगे मिलती है एंटीरियर टिबियालिस, पीछे मिलती है पोस्टीरियर टिबियालिस, क्योंकि टिबिया है। ठीक है, उसके बाद एंकल के पास जाओगे तो एंकल के पास मिलेंगे डॉर्सैलिस पेडिस। क्या मिलेंगे? डॉर्सैलिस पेडिस। ऐसा नाम दिया, देखो फीमोरल भी दिख रहा है, पॉप्लिटियल भी दिख रहा है, पोस्टीरियर टिबियल भी दिख रहा है और डॉर्सैलिस पेडिस भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एंटीरियर वाली ली है ना, पोस्टीरियर वाली लिए क्या अल्नार? क्यों? क्योंकि उसको पाल्पेट करना डिफिकल्ट है नहीं, ऐसा नहीं, पर पाल्पेट करना डिफिकल्ट है। यह हाथ को ऐसा घुमा दो पैर में, तो जो यहाँ पे एंटीरियर था वो यहाँ पे क्या हो गया? इसीलिए पोस्टीरियर टिबिया। देखो समझ में आ रहा? एंटीरियर है क्या? अरे क्योंकि बंदर ऐसा रहता ना, तो उसने हाथ को ऐसा रोटेट किया या पैर को ऐसा रोटेट किया, तुम्हारी इच्छा, पर एक ही फ्लो में, एक ही सीक्वेंस में उसके लिम्स, तो उसी हिसाब से नाम दिए। अपर लिम्ब में अगर एंटीरियर होगा तो लोअर लिम्ब में वो पोस्टीरियर हो जाएगा, अपर लिम्ब में अगर पोस्टीरियर होगा तो लोअर लिम्ब में वो एंटीरियर हो जाएगा। नाम याद रखना है। फीमोरल कहां मिलेगा? इंग्वाइनल रीजन में। पॉप्लिटियल कहां मिलेगा? ठीक नी के पीछे। घर में जाके पाल्पेट करके देखना, अपने बॉडी के ऊपर पाल्पेट होते पूरे। आई बात समझ में? फिर पोस्टीरियर टिबियल, नाम ही है पोस्टीरियर टिबियल। कहां मिलेगा? ये जो मेलियोलस है, ये जो एंकल के पास मेलियोलस है अपना, वो मेलियोलस के ठीक पीछे उंगली लगा के देखना, ऊपर नीचे मिलता है। और डॉर्सैलिस पेडिस, तीसरे नंबर का जो टो है अपना, वो तीसरे नंबर के टो के ठीक ऊपर उंगली रखना, वहां मिलता है अपने को डॉर्सैलिस पेडिस। ये इसीलिए बता रहा, अडल्ट में अपन बीपी कहां से लेते हैं? बच्चों में कहां से लेंगे? छोटा बच्चा है, बीपी है 4 दिन 5 दिन का, उसका बीपी अगर लेना हो नहीं सकता क्या उसको? बीपी बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है उसकी जिंदगी में, स्ट्रेस है बीपी उसको, क्योंकि अभी घर पे बहस छिड़ गई, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, उसमें प्रेशर आ गया, तो बीपी बढ़ गया उसका। तो अभी कहाँ से बीपी लेना उसका?
क्योंकि अगर हाथ से बीपी लिया अपन ने, कफ लगाया, मर जाएगा वो, हाथ ही कफ के साथ अलग हो जाएगा, जान ही क्या है वो नन्ही सी बॉडी। तो वैसे कंटेक्स्ट में बॉडी का सबसे स्ट्रांग पार्ट कौन सा होता है फिर? ट्रंक के बाद पैर। तो पैर से लेके अपन, या कोई हैंडीकैप है जिसको दोनों हाथ कुछ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, उसका बीपी लेना है, कैसे लोगे? अभी ये वाइवा की क्वेश्चन है, मुझको ये वाइवा में पूछे जाते थे, उन्हें वाइवा कभी फेस नहीं किए जिंदगी में, इसीलिए ऐसा पसीना छूटता है अपने को पता है। निकलने के बाद अपन डायलेमा में रहते, यानी पता रहता अपने को कि अपन फेल होने वाले, फिर भी अपन हंसते रहते। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन की खूबसूरती ऐसी रहती है। देखो इमेजिन करो, जैसा मैं बताया कि कोई हैंडीकैप है, दोनों हाथ ही नहीं है उसके, और उसका बीपी लेना, अब लेना तो पड़ेगा, नहीं लेंगे ऐसा तो नहीं, क्योंकि बीपी तो हो सकता है ना उसको, सब सोच में पड़ जाएंगे, ऐसा लेंगे उसको हाथ ही नहीं, क्योंकि अपने पास तो प्लान है, प्लान बी तो अपने पास है ही नहीं। कैसा लोगे फिर? तब अपन लेंगे नी से, जैसा यहाँ पे क्यूबॉइडल फोसा में से लिए, वैसा फिर पॉप्लिटियल फोसा यानी नी में से लेंगे। क्लियर हो रही है पिक्चर? ऑटोमेटिकली बीपी में थोड़ा सा वेरिएशन देखने मिलेगा, अपर ऊपर और नीचे बीपी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। क्लियर हो रही है? तो ये अलग अलग पल्स पॉइंट है, ठीक है क्या? अब वो अगर घर में जाके पढ़ते हो तो वो पूरे चीजों में दिया है उसने। हाँ, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, तो और एक ऑप्शन कहाँ से? नहीं भाई, कैरोटिड से कैसे लेंगे? अगर कब बांधेंगे अपन तो हो जाएगी ना गला, कैरोटिड से कैसे लोगे? अरे तुम समझे नहीं, बीपी लेते समय अपन एक ही आर्टरी या एक ही वेन को पकड़ रहे हैं, मोस्ट कॉमनली आर्टरी, एक ही आर्टरी को पकड़ रहे हैं, दोनों हाथों को ऐसे लगा के बीपी थोड़ी लेते, दोनों हाथों को मिला, एक ही हाथ से ले रहे हैं या एक ही पैर से ले रहे हैं। ले सकते क्या फिर? दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं। अगर किसी ने इसका भी आंसर दिया कि हैंडीकैप है, दोनों हाथ नहीं है, तो पैरों से भी पड़ेगा, एग्जामिनर खुश हो गया, चल बेटा तेरे को 2 मार्क्स ज्यादा देता है इसकी। पर अब ये बता दे कि दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, तो कैसे लेंगे? अगर इसका आंसर दिया तो डायरेक्ट डिस्टिंक्शन। अपन जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उसको पूछना, सर बोलना एक पेशेंट है जिसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, और हमको बीपी लेनी, पूछना। और मजाक नहीं कर रहा मैं, पूछना जो अपने घर के इर्द गिर्द होते हैं ना, गाय छाप, झोला छाप, उनको पूछना जरा कि कैसे लोगे, बोलना या कैसे लेना चाहिए। अब वो बीपी, और ऐसा पता नहीं का वो बीपी की गोली ले रहा होना 4-5 सालों से, अब उसको नापना है गोली कम हुई या ज्यादा हुई, बीपी कैसा क्या है, तो कैसे नापने का? वो एक सिस्टर के पास लेके गए थे, तो वो सोच रही थी, पूछ रही थी कि कहाँ से लेने का बीपी, तो ऐसा करता बोलना, तो क्या आंसर करता फिर? और उनके आंसर मिलने के बाद फिर मेरे से आंसर लेना। समझ में आ रहा है? या तुमको अगर लगता है तो सोचो जब, कल देखेंगे डिसीजेस अपन।
Sit down. Debates खत्म हो गए थे? So, मला सांग पेंडिंग आता सगळी हो पहिला क्लास कितीला सुरू Everyone keep quiet and please sit down. आज मैंने माइक नहीं लाया, अगर आप लोग चिल्लाओगे मेरा आवाज नहीं आएगा और मैं अपना गला खराब नहीं करूंगी आप लोगों के लिए।